हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट एक्ट है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जिसने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रेस्टोर किया था, सिविल लिबर्टीज को स्ट्रेंथ किया था और जो इमरजेंसी के पावर्स का मिसयूज किया जाता था उसको भी प्रिवेंट किया। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने थर्ड इमरजेंसी प्रोक्लेम की थी, उसके बाद हमारी इंडिया में प्रेस सेंसरशिप इम्पोज हो गई, फंडामेंटल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज को भी सस्पेंड किया गया था एंड जुडिशरी के पावर्स को भी रिड्यूस किया गया था। एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली चेंज करके रखा था, जहां पर उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 2/3 पार्ट को अमेंड किया था। 1977 में जब थर्ड इमरजेंसी खत्म हो गई, फिर जब जनता पार्टी पावर में आ गई और ये डिसाइड किया कि जो चेंजेस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है उनको हम रेस्टोर करेंगे। फिर उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम फंडामेंटल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज को रेस्टोर करेंगे, हम जुडिशरी के पावर्स को रेस्टोर करेंगे, हम पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के पावर का बैलेंस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी इमरजेंसी के पावर्स है इनका मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए। अब अगर हम एक एक करके देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस हुई बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सबसे पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास एक फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास एफ एंड अंडर आर्टिकल 31 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों आर्टिकल्स को रिमूव किया एंड फिर इन्होंने आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, जहां पर इन्होंने एक फंडामेंटल राइट को एक लीगल राइट बनाया। सेकेंड चेंज इन्होंने आर्टिकल 20 एंड 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की, जहां पर इन्होंने ये कहा कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी इन दो आर्टिकल्स को आप सस्पेंड नहीं कर सकते। थर्ड चेंज इन्होंने नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजंस में की थी। जब भी हमें इंडिया में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती थी, या तो हम वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे करते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर आर्मर्ड रिबेलियन को इंट्रोड्यूस किया, जहां पर आज हम खाली नेशनल इमरजेंसी, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्मर्ड रिबेलियन की बेसिस पे कर सकते हैं। और ये भी कहा कि प्रेसिडेंट तभी इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा जब उसे यूनियन कैबिनेट एडवाइस करेगा। अगर उसको खाली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एडवाइस करता है कि आप इमरजेंसी इंट्रोड्यूस कीजिए, तो उसको इमरजेंसी इंट्रोड्यूस नहीं करनी है। एंड थर्ड उन्होंने ये कहा कि जो लोकसभा एंड राज्यसभा है दोनों से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी स्पेशल मेजोरिटी से, एंड विद इन 1 मंथ आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एंड जो इमरजेंसी है वो खाली 6 मंथ्स तक रहेगी, उससे ज्यादा इमरजेंसी नहीं रहेगी। एंड लोकसभा को ये भी पावर दी गई कि आप इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हो। अगर 110 मेंबर को ये लगता है कि ये इमरजेंसी वैलिड इमरजेंसी नहीं है, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो उस वक्त वो स्पेशल मीटिंग के लिए कह सकते हैं और स्पीकर ऑफ द लोकसभा उनको एक स्पेशल मीटिंग रखनी पड़ेगी। अगर वहां पर फिर ये पास हुआ कि हमें इमरजेंसी को रिवोक करना चाहिए, तो फिर प्रेसिडेंट बाउंड होता है कि वो उस इमरजेंसी को फिर खत्म करेगा। एंड नेक्स्ट चेंज इन्होंने आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की, जहां पर इन्होंने ये कहा कि अगर आप किसी भी पर्सन को डिटेन करोगे, उसको आप खाली 2 मंथ्स के लिए डिटेन कर सकते हो, उससे ज्यादा आप तभी उसको डिटेन कर सकते हो जब आपको एडवाइजरी बॉडी एडवाइस करेगी, तभी आप उसको उससे ज्यादा डिटेन कर सकते हो। एंड नेक्स्ट चेंज इन्होंने जुडिशरी के पावर्स को रेस्टोर किया था, जहां पर उनको फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के पावर्स थे एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स को भी वो रिव्यू करते थे। इनको उनसे छीना गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने इसको फिर से रेस्टोर किया। एंड ये भी कहा कि जो ऑर्डिनेंसेस गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशू करते हैं उनको भी आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में। इससे ये पता चलेगा कि जो ऑर्डिनेंस के पावर से कहीं उसका तो मिसयूज नहीं हो रहा है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट चेंज ये की थी कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने कहा था कि हम लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर 5 ईयर से 6 ईयर करेंगे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने इसको रिवर्स किया, फिर से 6 ईयर से लेकर 5 ईयर किया। और आज इस वक्त भी हमारे पास लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्योर है वो 5 ईयर ही है। एंड नेक्स्ट चेंज इन्होंने ये की थी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बाउंड किया गया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से, जो भी वो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को माननी पड़ेगी। लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट ने ये कहा था कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो एक बार इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। मतलब एक बार प्रेसिडेंट ये कह सकता है कि आप इसको दोबारा चेक कीजिए, लेकिन जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसको वापस देंगे तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये मानना पड़ेगा। अब अगर हम ओवरव्यू में देखें कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या क्या चेंजेस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में की। सबसे पहली चेंज इन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रेस्टोर किया था, फंडामेंटल राइट्स को स्ट्रेंथ की और आर्टिकल 20 एंड 21 का ये कहा था कि इनको आप नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं।
जुडिशरी को उसके पावर्स वापस दिए गए, इमरजेंसी के पावर्स का अब मिसयूज नहीं किया जाएगा एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की एडवाइस पे इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इन्होंने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इनके पावर्स के बीच में बैलेंस किया था, जहां पर ये अपने पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकते एंड जो ऑर्डिनेंसेस गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पास करता है उनको भी आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये पता चलेगा कि क्या ऑर्डिनेंसेस के पावर का मिसयूज तो नहीं किया जाता है। आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।